Hello everyone. So in today's lecture, we are going to cover one of the main topics of this chapter is measure abiotic factors. So as you all know, in the abiotic factors there are environmental factors, right? Such as temperature, water, then light, we can say, or sunlight we can say, then soil, etc. So first of all, we are going to discuss today the temperature. Okay, so in that topic, first of all, we are going to cover the points which are of your NCERT textbook. Then after, we are going to discuss few extra points which are important for your competitive exam purpose. Okay, so let's start with your textbook's points about the temperature. Okay, so this, it means temperature is the most important ecologically relevant environmental factor. So as you all know, temperature is one of the most important factor, right? So it is necessary for all the living beings, right? The average temperature on land varies seasonally. So that you also know कि जैसे ही seasons change होते हैं, right? So according to that, temperature में भी variations है वो आते रहते हैं. Decreases progressively from the equator towards the poles and from plains to the mountain top. तो अब ये टेम्परेचर की बात हो रही है कि कैसे कम होता जाता है, डिक्रीजेस, राइट? कब? सो इक्वेटर से जैसे ही हम पोल्स की तरफ आगे बढ़े, राइट, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की तरफ, तो ऐसे टेम्परेचर है उसमें बहुत ही गिरावट आती है. ओब्वियसली एज यू ऑल नो कि पोल्स की तरफ है वो बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर होता है. इट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, राइट, कम हो जाता है. एंड देन प्लेन्स, इट मीन्स ग्राउंड से अगर हम माउंटेन टॉप्स की ओर बढ़े, यानी माउंटेन पे चढ़ने लगे हम लोग, तो ऑब्वियसली टॉप पे भी टेम्परेचर है वो बहुत ही कम रहता है ना. सो दैट इज हाउ टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स. ओके, नाउ इट रेंजेस फ्रॉम sub-zero level in polar areas and high altitude to more than 50 degrees Celsius in tropical deserts in summer. तो अगर हम टेम्परेचर की वेरिएशंस की बात करें, रेंज की बात करें कि कितनी रेंज होती है, सो एज यू ऑल नो कि कुछ ऐसी जगह भी है जैसे कि पोलर रीजन्स है, लाइक एंटार्क्टिका है. तो हमारी अर्थ पे ऐसे प्लेसेस भी है जहाँ पे -50 -60 डिग्री तक भी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, यानी जीरो से भी कम होता है. तो सामने कुछ ऐसे डेजर्ट एरियाज भी हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज भी, कि जहाँ पे समर में मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर है वो चला जाता है, राइट. तो ऑलमोस्ट 60-65 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर पाया गया है. सो दैट इज हाउ इट रेंजेस फ्रॉम लेस देन जीरो यानी माइनस में एंड more than 50 degrees Celsius also. So there are, however, unique habitat such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperatures exceed 100 degrees Celsius. So there are also some places like thermal springs. तो जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा ही होगा, या तो मतलब खुद से देखा होगा या तो अपनी इमेजेस और वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं तो हॉट वाटर के होते हैं, है ना. तो पानी है वो उसमें उबला हुआ होता है. इट मीन्स ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर उसका. तो इतना ज़्यादा अमाउंट में भी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है वो पाया गया है. देन ऑल्सो डीप सी में भी. सो एकदम से डीप सी जो होता है वहाँ पे भी टेम्परेचर है वो कई बार बहुत ही कुछ रीजन्स में बहुत ही हाई होता है. सो ऐसे एक्सट्रीम एरियाज भी है जहाँ पे टेम्परेचर है वो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस एंड इवन मोर देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट. अब जैसे कि हम एग्जाम्पल को लेके समझे, देन लाइक मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी, राइट. तो हमें पता ही है जैसे कि सारे जितने भी लिविंग बींग्स है, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रोब्स, सबको एक प्रॉपर टेम्परेचर है वो चाहिए होता है टू सर्वाइव, राइट. या थोड़ी बहुत रेंजेस है वो चलती है, बट इफ इट वेरीज वेरी हाई और वेरी फास्ट वी कैन से देन दैट लिविंग बींग कैन नॉट सर्वाइव, है ना. सो लाइकवाइज जैसे कि आपको पता ही है कि मैंगो ट्री है सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो वो
उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होते, तभी तो यहाँ पे समर सीजन में मैंगो है वो ग्रो होता है, राइट। अगर हम गुजरात की भी बात करें और वेरेवर जहाँ पे मैंगो ट्रीज पाए जाते हैं, तो टेम्परेचर अगर हाई है यानी समर है तभी पाया जाता है। तो अगर हम ऐसे ठंडे सिटीज़ की बात करें और कंट्रीज़ की बात करें लाइक कनाडा एंड जर्मनी, तो वहाँ पे ज़्यादातर बहुत ठंडी रहती है। इतना हाई टेम्परेचर जैसे कि हमारे यहाँ पे समर में टेम्परेचर जाता है उतना तो वहाँ पे होता ही नहीं है कभी भी। इवन समर में भी उतना यहाँ पे विंटर में टेम्परेचर है वो वहाँ पे समर में सपोज होता है, राइट। तो ये मैंगो ट्री के लिए फेवरेबल टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है वहाँ का एटमॉस्फियर। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे मैंगो ट्री नेचुरली तो ग्रो नहीं ही होता है, पर अगर कोई ग्रो करवाने की ट्राई भी करे न्यूट्रिशन वगैरह बाहर से दे के, मतलब सिंथेटिकली, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई वी रोट हियर डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो। तो नेचुरली तो वो नहीं ही ग्रो होता है, बट उसको आप ग्रो करवाने की कोशिश भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम लाइकवाइज स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। तो जैसे कि स्नो लेपर्ड है तो ओब्वियसली उसको स्नो पसंद है, यानी उसके लिए ठंडी जगह है वो फेवरेबल है, राइट। दे आर एडेप्टेड टू लिव इन द कोल्ड प्लेसेस, सो दे कैन नॉट सर्वाइव इन मॉडरेट और हाई टेम्परेचर रीजन्स जैसे कि केरला फॉरेस्ट। तो स्नो लेपर्ड है वो केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता है लाइकवाइज। एंड ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशियंस। तो ओशियन में भी जैसे कि सारी फिश होती है तो उसकी भी एक रेंज होती है रहने की। ऐसा नहीं है कि पूरी सी में वो हर जगह पे घूम सकते, क्योंकि सी में भी अकॉर्डिंग टू आउटर वेदर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर में भी वेरिएशंस होते हैं। तो ये उसमें एक टूना फिश का एग्जांपल दिया है कि वो बियॉन्ड द लैटिट्यूड्स, यानी लैटिट्यूड्स के आगे टूना फिश है वो कहीं नहीं पाई जाती है, वहां तक ही रहती है। क्यों वहां तक रहती है? बिकॉज वहां तक का फेवरेबल टेम्परेचर है उसमें वाटर का, तो उतनी तक ही सर्वाइव कर पाती है, उससे आगे वो नहीं जाती है। तो वाटर में भी सेम, जैसे कि लैंड पे ऐसे मार्जिन्स हैं और डिफरेंट हैबिटाट्स है, सेम वे वाटर के अंदर भी जो सी एनिमल्स है और फिशेस वगैरह है वो भी अपने प्रॉपर एरिया, प्रॉपर जोन में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर एंड फूड एंड एवरीथिंग फेवरेबल सिचुएशन होती है। दैट इज वाई वहाँ से आगे अपनी रेंज क्रॉस करके कभी नहीं जाते हैं। सो अदर पॉइंट्स इफ वी टॉक अबाउट दैट, टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ enzymes and through it the metabolic activity and other physiological functions of the organism. So this is the main point. जैसे कि आपको पता ही है कि हर एक एंजाइम से वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, वेदर वो हमारे बॉडी के हो यानी ह्यूमन बींग्स के हो, प्लांट एंजाइम्स हो, कोई एनिमल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स हो, कुछ भी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली एंजाइम्स, हॉर्मोन्स आर अल्टीमेटली ऑफ एंजाइम्स है, वो प्रोटीन के ही बने हैं और प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बने हैं, राइट। तो अगर टेम्परेचर वेरी होता है, सपोज हाई हो जाता है नॉर्मल रेंज से, तो फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम है वो वर्क कर सकता है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अभी मान लो 50 हो गए, 30 to 40 तक चलता है, 10 प्लस और माइनस मोस्टली चलता है, राइट। बट मान लो 50 डिग्री जितना हो गया टेम्परेचर हाई, देन व्हाट विल हैपन, ये एंजाइम्स है वो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, देन दिस प्रोटीन विल गेट डीनेचर, क्योंकि एंजाइम बने तो अल्टीमेटली प्रोटीन से है, तो प्रोटीन है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज वाई अल्टीमेटली प्रोटीन विल डिस्ट्रॉय। तो ये एंजाइम है वो खत्म हो जाएगा, राइट, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मान लो अगर टेम्परेचर है वो कम हो गया, लाइक 30 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा है, अभी मान लो हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड्स तो ब्रेक नहीं होंगे, बट दैट प्रोटीन विल बी इनएक्टिव, वो एक्टिव नहीं रहेगा। प्रोटीन है डीनेचर नहीं हुआ है, उसका स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा, बट जैसे हम बोलते हैं ना जम जाता है, ज्यादा ठंडी हो जैसे कैसे बर्फ जम जाता है, वैसे ये एंजाइम्स भी जम जाएंगे, सो दैट विल बी इनएक्टिव, राइट। वो एक्टिव नहीं रहेंगे, तो भी एक्टिव नहीं है तो फिर उस एंजाइम का फायदा क्या, चाहे वो टूटे या ना टूटे, है ना। हमें तो अल्टीमेटली वर्क करवाना है, उससे कुछ रिएक्शंस करवानी है, तो वो वही नहीं कर रहे, देन व्हाट विल बी द पॉइंट, राइट। सो एंजाइम है तो उसकी एक काइनेटिक्स है, उसकी जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर टेम्परेचर पे ही दे विल वर्क। अगर टेम्परेचर बढ़ गया देन दे विल बी डिस्ट्रॉय और डीनेचर्ड, एंड इफ द टेम्परेचर कम हो गया देन दे विल बी इनएक्टिव, ठीक है, बट वो काम तो नहीं करेंगे एनी हाउ। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का कि जो कि प्रॉपर टेम्परेचर पे ही काम करता है। सो हियर ऑल्सो अगेन टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लिविंग बींग्स बॉडी,
रिएक्शंस, राइट, क्योंकि सारी रिएक्शन होती अल्टीमेटली एंजाइम से ही है, दैट यू ऑल नो, राइट. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, so few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperatures and they are called eurythermal. So कुछ ऐसे organisms हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बात की कि सारे मोस्टली organisms है वो कुछ फिक्स अमाउंट में टेम्परेचर है वो सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, राइट, और उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दे कैन थ्राइव. बट अगर ज्यादा टेम्परेचर वेरीज होते हैं सो दे कैन नॉट सर्वाइव. जैसे कि हम ही हैं, हमें मॉडरेट टेम्परेचर है, सपोज हम मॉडरेट टेम्परेचर में रहने के लिए एडप्ट हैं. अभी मान लो आपको बोला जाए कि 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपको रहना है, 1-2 दिन फिर भी कोई निकाल ले, बट अगर आपको लाइफ टाइम रहना है देन यू विल नॉट सर्वाइव. थोड़े ही टाइम में बॉडी है वो काम करना बंद कर देगी, यू विल बी फील अनईजी एंड अल्टीमेटली डाई, राइट. सेम वे अगर ज्यादा ठंडी यानी -50 डिग्री सेल्सियस में आपको खुले में छोड़ दिया जाए कि यहीं रहना है, देन ऑल्सो यू विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि ब्लड है वो क्लॉट होना, जमना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. सो दैट इज हाउ. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाइड रेंज, बहुत बड़ी रेंज में टेम्परेचर वेरिएशंस भी सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं. तो मान लो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं और 80 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकते हैं, तो एक बड़ी रेंज में वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो उस तरह के एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूरीथर्मल. ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है आपको, दैट इज व्हाई आई हाईलाइटेड हियर. सो इट इज यूरीथर्मल. बट a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperatures, such organisms are called as stenothermal. तो मोस्टली तो कैसे होता है कि बहुत ही कम रेंज, नेरो रेंज को ही सहन कर सकते हैं. सो ऑलमोस्ट यू कैन से 80% ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लाइक दैट कि वो नेरो रेंज ही सहन कर सकते हैं, यानी +or-20 जितना चलता है. बट उससे ज्यादा या उससे कम अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया देन दे विल नॉट सर्वाइव. सो ये जो नेरो रेंज सहन कर सकते हैं उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं स्टीनोथर्मल, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एडेप्टेशंस. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो मर जाएंगे, और कम कर दो तो भी वो फ्रीज हो जाएंगे. इट मीन्स अल्टीमेटली दे विल बी इनएक्टिव. तो वो एक रेंज में ही काम करते हैं. वाइड रेंज है तो उसे बोलते हैं यूरीथर्मल, और अगर नेरो रेंज है देन इट इज कॉल्ड स्टीनोथर्मल. ओके, सो एमसीक्यू के लिए याद रखना. Now, the levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. So, ये जो टेम्परेचर सहन करने की उनकी रेंज होती है कोई भी ऑर्गेनिज्म की, वही डिटरमाइन करती है उनके रहने की जगह को, हैबिटेट को, ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को. इट मीन्स वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे कौन सी लैंड में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली सबसे पहला फैक्टर है वो कोई भी एनिमल है वो वही देखता है कि टेम्परेचर सर्वाइव करने के लायक है या नहीं. जैसे कि स्नो लेपर्ड है तो वो स्नो ही ढूंढेगा, जहाँ पे स्नो है, जहाँ पे ठंडी जगह है वो वहीं पाए जाते हैं, राइट. तो उसका मतलब उनके रहने की जगह है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे. उसको आप केरला लेके आओ तो मर जाएंगे थोड़े दिन में ही, है ना. तो ये टेम्परेचर है वो उसको रहने की यानी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी वो डिटरमाइन करता है कि जिस तरह का टेम्परेचर एडजस्ट हो पाते हैं एनिमल्स है, वो एडप्ट कर पाते हैं, उसी तरह के वो एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में रहेंगे भी. सो टेम्परेचर प्लेस मेजर रोल इन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट एज वेल, राइट. इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट the gradually increasing average global temperature, which is called global warming. So as you all know, nowadays it is a major issue, right? Global warming. तो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द होल स्नो और वी कैन से द आइस जो कि जमी हुई है लाइक बहुत सी जगहों पे, एंटार्क्टिका वगैरह पोल्स पे, तो वो है पिघलना स्टार्ट हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो. एंड बिकॉज ऑफ दैट मेल्टिंग की वजह से क्या हो जाएगा, सी लेवल है वो हाई हो जाएगा ओब्वियसली, क्योंकि इतना सारा जमा हुआ जो बर्फ है अगर वो पिघल जाए देन वाटर लेवल है वो राइज हो जाएगा सी में. एंड द नियरेस्ट एरिया ऑफ द सी के आसपास के जो नियरेस्ट प्लेसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, सारे रह रहे हैं, राइट. तो वो है मर जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली वाटर लेवल हाई हो जाएगा.
तो स्प्रेड हो जाएगा, तो वो सारा एरिया है वो खत्म हो जाएगा। एंड इवन यू ऑल नो कि 70% जितना तो अर्थ पे वाटर ही है ऑलमोस्ट, राइट। लैंड वैसे भी कम है, पानी ही है सारा, सीज ही है, और उसमें भी अगर और वाटर लेवल है वो बढ़ जाए सी में, देन और भी लैंड है वो कम हो जाएगी। इट मीन्स और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब के सब क्या हो जाएंगे, वहाँ के उसकी रहने की जगह है वो कम हो जाएगी, और आसपास के एरिया में जो रह रहे वो मर जाएंगे, राइट। तो दैट इज हाउ इट इज अ नाउअडेज अ वेरी we can say a very much problematic issues like global warming and why it is happening, वो हमने chapter 16 में already study किया हुआ है, so here we are not going to discuss in detail, but this is just a point कि temperature rise होना एक बहुत बड़ी बात है अर्थ के लिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स और नियर फ्यूचर में आ सकते हैं, राइट। सो obviously it is a growing concern about the increasing global temperature, right. So that is all about your textbooks topic. Now we are going to discuss few extra points for your competitive exam, so in which you are going to learn about the few points, few lines only, right। क्योंकि ये जो अभी हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सारे आपको MCQ के लिए मोस्टली प्रिपेयर करने हैं, सो फॉर दैट यू नीड नॉट टू राइट अबाउट द होल टॉपिक। अगर आपको ये क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछा जाता है दैट राइट अबाउट एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर, देन यू नीड टू राइट टिल हियर ओनली, ओके। 3 मार्क और 2 मार्क में मे बी इट कैन बी आस्क्ड, सो आपको यहाँ तक लिखना है। अभी आगे नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ओके। सो एज यू ऑल नो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर, राइट, दैट यू ऑल नो, बट अंडर वाटर टेम्परेचर मेजर्ड बाय द थर्मिस्टर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है MCQ के लिए। नाउ the topic is effect of temperature on animal, okay। so animal पे effects है उसके 2 डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा 2 रूल्स दिए गए हैं, जो कि देखते हैं हम लोग। ये MCQ के लिए आपको ऑब्वियसली थियोरेटिकल याद नहीं रखना है, बट MCQ के लिए याद रखना है आपको फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। सो it affect the absolute size, it means temperature affect the absolute size of an animal and its body part। तो ये टेम्परेचर है वो कोई भी एनिमल्स है यानी लिविंग बींग्स है उसके बॉडी साइज पे भी इफेक्ट करते हैं, देयर बॉडी पार्ट्स पे भी इफेक्ट करते हैं। कैसे? तो उसके लिए 2 डिफरेंट रूल दिए गए हैं बाय 2 डिफरेंट साइंटिस्ट। तो सबसे पहला है बर्गमैन्स रूल। ये रूल क्या कहता है? सो बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन एंड लेसर बॉडी साइज इन वार्म रीजन। तो ऐसा क्यों? मोस्टली ठंडी जगहों पे रहने वाले जो एनिमल्स है उसकी बॉडी की साइज है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है। क्यों? सो देयर इज ऑल्सो उसके पीछे भी एक रीजन है कि उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा गर्मी है वो गेन कर सकते हैं और बॉडी के अंदर है वो गर्मी ज्यादा देर तक वो लोग जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और वहां पे संभाल के रख सकते हैं, ताकि बाहर है वो कुछ भी टेम्परेचर वेरिएशन हो, ज्यादा ठंडी हो, देन ऑल्सो दे कैन सर्वाइव। While second rule है Allen's rule. So this rule says mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is called the Allen's rule. अब दूसरी क्या बात है कि चलो ठंडी जगह पे रहने वाले एनिमल्स की बॉडी साइज है वो बड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड बर्गमैन्स रूल। तो एलेंस रूल क्या कहता है कि बॉडी साइज भले ही बड़ी हो बट कोल्डर रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स है उसके ईयर एंड लिम्स की साइज यानी हैंड एंड लेग्स, तो ईयर्स एंड लिम्स की साइज है वो छोटी होती है। ऐसा क्यों? सो टू मिनिमाइज द हीट लॉस, क्योंकि ईयर यानी जो ओपनिंग होता है और लिम्स यानी हैंड्स और फीट वी कैन से लेग्स, सो इन दोनों में से ज्यादा अभी जितना सी सरफेस एरिया स्किन का जितना ज्यादा उतना ओब्वियसली टेम्परेचर लॉस है वो होगा। तो ये ना हो इसीलिए लिम्स की और ईयर की साइज है वो छोटी रहती है, ताकि ठंडी जगहों पे जो अपने अंदर का जो टेम्परेचर है उसको बचा के रख सके ये एनिमल्स। तो बॉडी साइज है वो बड़ी होती है बट लिम्स एंड ईयर्स है वो छोटे होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को एक अगर मैं एग्जांपल दूं, देन पोलर बियर, राइट, जो ये भालू होते हैं, पोलर बियर्स होते हैं, उनकी बॉडी की साइज आपने देखी होगी बहुत ही बड़ी होती है, राइट, बट उनके ईयर्स एंड अगर आप लिम्स की बात करो, लेग्स की बात करो, देन वो शॉर्टर होते हैं ना। सो इस तरह से
दो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दो रूल्स दिए गए हैं, तो आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं. आइदर दे गिव द रूल एंड आस्क कि कौन से साइंटिस्ट ने दिया या विच इज द रूल इज दैट. और अगर आपको ये साइंटिस्ट का नाम दे के पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूल ऑफ बर्गमैन. ठीक है, सो यू नीड टू लर्न अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट विल सी. So now we can say heat loss and heat gain is a function of surface area. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है हीट लॉस और हीट गेन. ठीक है, सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. So अभी जो छोटे एनिमल्स है, क्यों ठंडी जगहों पे क्यों बड़े बॉडी साइज के एनिमल्स पाए जाते, क्यों छोटे एनिमल नहीं पाए जाते, तो ये उसका रीजन है कि छोटे एनिमल हैं उनके वॉल्यूम यानी बॉडी साइज के हिसाब से उनकी सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो जाती है बॉडी की, और बिकॉज ऑफ दैट ओनली क्या होता है, हीट लॉस से वो बहुत ही ज्यादा होती है फ्रॉम द सरफेस यानी स्किन से. तो इसीलिए जब बाहर ठंडी होती है यानी कोल्ड आउटसाइड बाहर होती है, तब बॉडी है वो हीट को लूज करता है वेरी फास्ट. राइट, तो उनकी बॉडी की जो हीट है वो जल्दी से जल्दी लॉस्ट हो जाती है. तो इसीलिए ये छोटे एनिमल्स से वो ज्यादातर नहीं पाए जाते हैं ठंडी जगहों पे, रीजियंस में. राइट, और इस हीट को वापस फिर बैलेंस, क्योंकि अभी ज्यादा लॉस्ट हो गई तो उनको बॉडी के अंदर बैलेंस तो करनी पड़ेगी. सो वो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, देन दे हैव टू expend much energy to generate body heat through metabolism, and this is the main reason why very small animals are rarely found in polar regions. और ये जो हीट लॉस हो गई है सरफेस एरिया की वजह से, तो उसको गेन भी तो करनी पड़ेगी. तो उसको गेन करने के लिए इन एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, अपने बॉडी के अंदर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको बढ़ाना पड़ता है, उसको करना पड़ता है. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी यानी एटीपी ज्यादा यूटिलाइज होगी. तो जितनी रिएक्शंस होंगी उतनी एनर्जी भी यूज होगी बॉडी की. तो इसका मतलब ये जो छोटे एनिमल्स है वो जल्दी से थक जाएंगे और वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एटीपीज जनरेट हो उससे तो ज्यादा वो खर्च हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं. एंड सेकेंडरी थिंग कि वो बॉडी के अंदर की हीट है वो मेंटेन ही नहीं कर पाते, और उसको मेंटेन करने के लिए उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन से वो बहुत ही ज्यादा और फास्ट करना पड़ता है, तो उससे एटीपी खर्च हो जाते हैं. सो अल्टीमेटली आफ्टर दिस होल जगलिंग दे विल नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द नॉट फेवरेबल कंडीशन. सो ज्यादातर जो ठंडी जगहों पे पाए जाने वाले एनिमल्स है वो बॉडी साइज उसकी बड़ी होती है, स्मॉल एनिमल्स है वो बहुत ही रेयरली और कम पाए जाते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एडेप्टेशंस. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल्स ओनली, जो कि आपको एमसीक्यू पर्पज से ही रीड करना है. सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल अबाउट द एडेप्टेशन प्रोसेस दैट यू ऑल नो. एडेप्टेशन मीन्स किसी जगह पे फिट होना सर्वाइव करने के लिए. राइट, एडेप्ट होना किसी भी एनवायरमेंट से. सो उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. सो इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट. तो जैसे कि पोलर एक्वेटिक रीजन्स है यानी पोलर जगहों पे जैसे कि सी है सारे, तो ऑब्वियसली उसका पानी भी बहुत ठंडा ही होगा ना, क्योंकि 0 से कम डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, और ज्यादातर थोड़ा बहुत मान लो 2-3 डिग्री सेल्सियस. तो बर्फ नहीं होगा, पानी रहेगा, बट वो पानी कितना ठंडा होता है. तो उसमें जो मैमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इधर हमने एग्जाम्पल लिया है सील का. राइट, सो वो दिखती है वन काइंड ऑफ फिश जैसी, बट इट इज अ मैमल. राइट, जैसे कि वेल होती है वो फिश मतलब लगती है, बट इट इज नॉट फिश, इट इज अ मैमल. सेम वे सील्स. तो अभी इनके ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं इतने ठंडे पानी में. सो उनके जो स्किन का लेयर है उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा फैट का थिक लेयर है वो होता है, जो कि एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर. तो ये इंसुलेटर क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थर्मोस होते हैं जो हमारे घर पे, राइट, जिसमें हम कुछ गर्म या ठंडा पानी वगैरह चीजें हैं वो भरते हैं, लिक्विड भरते हैं. राइट, तो कैसे अगर गर्म चीज आप लोग भरते हो तो वो गर्म की गर्म ही रहती है, ठंडी भरते हो तो वो ठंडी ही रहती है बोतल. राइट, तो ये किसकी वजह से, इंसुलेटर की वजह से, कि वो ना ही हीट को गेन करता है ना ही लॉस करता है. तो यानी अगर आप ठंडी चीजें भरोगे तो वो ठंडी रहेगी, वो बाहर से हीट गेन नहीं करेगा, और अगर गर्म चीज है तो उसके अंदर की जो हीट है वो लॉस भी नहीं होगी अगर एकदम टाइटली पैक्ड है तो.
लीकेज नहीं है तो, राइट। तो इस तरह से ये सील्स के बॉडी में भी जो ये फैट का मोटा लेयर होता है, बड़ा लेयर होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, यानी उसके बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। बाहर चाहे भले ही कितनी ही ठंड हो, कितना भी ठंडा पानी हो, वो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को इफेक्ट है वो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेनी डेजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक cuticle on their leaf surfaces and have their stomata arranged in deep pits to minimize water loss through transpiration। तो ये प्लांट्स में भी एक एडेप्टेशन है अपने बॉडी का, अपने लीव्स का हीट को मेंटेन करने का, टेम्परेचर मेंटेन करने का। कैसे? तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लीफ के ऊपर स्टोमाटा होते हैं जिसके थ्रू वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन में, राइट। और वाटर लॉस होगा तो भी सिर्फ टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, राइट। बॉडी के अंदर का, प्लांट के बॉडी की हम बात कर रहे इधर। सो उसकी वजह से क्या करते हैं ये प्लांट्स है वो, तो अपने लीफ पे क्यूटिकल का एक लेयर बना देते हैं और उसके अंदर फिर डीप इनसाइड स्टोमाटा होते हैं। इट मीन स्टोमाटा के ऊपर ऑलमोस्ट क्यूटिकल का लेयर आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाटर लॉस है थ्रू ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा या तो फिर बंद ही हो जाएगा वीकेंड से। तो ड्यू टू दैट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, right। So this example we can take under the both abiotic factors, temperature as well as water। Then some plants enables the stomata to remain closed during daytime। तो कुछ प्लांट है वो अपने स्टोमाटा को ड्यूरिंग द डे टाइम बंद ही रखते हैं, तो ऐसा भी एडेप्टेशन होता है। While some desert plants like Opnia have no leaves, leaves modified into spines to reduce transpiration in the photosynthetic function is taken over by the flattened stems। तो आपको पता ही है जो कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपने लीव्स को कन्वर्ट कर देते हैं थ्रोन्स में, राइट, स्पाइन्स में, और उनका जो स्टेम है वो एक्ट करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो उसका स्टेम है वो मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, जो कि देखने से हमें लगता है कि ये मतलब लीव्स है उनके, बट दैट इज नॉट लीव्स, दैट इज स्टेम एक्चुअली। तो उनका स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल सेल के अंदर, और स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेता है और लीव्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन्स में, ताकि स्टोमाटा ही ना हो। और अगर स्टोमाटा ही नहीं है तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस भी कम हो जाएगा और बॉडी के टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ 3 प्लांट्स में एडोप्टेशन होते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के बॉडी में, और ये हमने देखा एक्वेटिक मैमल का एग्जाम्पल सील का, जो कि बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करते हैं, ठीक है। अभी दूसरी चीज है डोरमेंसी, यानी वी कैन से इनएक्टिवेशन, राइट। तो कुछ एनिमल्स है वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव रहते हैं। अभी इनएक्टिव कैसे रहते हैं, तो जैसे कि स्लीप होती है 2 तरह की, विंटर स्लीप एंड समर स्लीप, राइट। तो ये आपको पता ही होगा। तो इन दोनों स्लीप में क्या करते हैं प्लांट्स है वो, एनिमल्स है वो। सो ड्यूरिंग द विंटर स्लीप फर्स्ट है जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन, राइट, विंटर स्लीप। तो विंटर स्लीप आप नाम से समझ रहे हो कि विंटर स्लीप मतलब क्या, यानी विंटर में जब ज्यादा ठंड होती है तब कुछ एनिमल्स है वो इनएक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादा ठंड है, वो एडप्ट नहीं कर पाए उनकी बॉडी, तो वो मतलब जैसे हम बोलते हैं कि सोते रहते हैं, यानी इनएक्टिव अल्टीमेटली। तो अपना कहीं पे घर जहां पे होता है अपना, वहां पे जाके वो सोते रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, कुछ भी एक्ट नहीं करते, बाहर नहीं जाते, खाना नहीं ढूंढते, वो अपनी बॉडी में स्टोर किया हुआ फैट है उसको यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग दैट 3-4 मंथ्स ऑफ पीरियड। तो उसको बोलते हैं विंटर स्लीप, इट मीन्स हाइबरनेशन। सो एग्जाम्पल है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि कुछ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एंड सम हॉट ब्लडेड एनिमल्स जिसके एग्जाम्पल हैं पोला बियर, नॉर्थ ग्राउंड स्क्विरल्स। तो इमेजेस दिखाती हूँ अभी आपको मैं उसकी। सो दिस आर द एनिमल्स जो कि विंटर स्लीप प्रिफर करते हैं, यानी ठंड जब बाहर ज्यादा होती है ड्यूरिंग द विंटर, तब ये इनएक्टिव हो जाते हैं और उतने टाइम तक, यानी 3-4 मंथ्स जितने भी टाइम तक एकदम ज्यादा ठंड पड़े तब तक वो कुछ भी एक्ट नहीं करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और कहीं एक जगह पे जाके सो जाते हैं, और वी कैन से इनएक्टिव रहते हैं, राइट, नॉट एक्चुअली सो जाते हैं, राइट, दैट वर्ड इज नॉट प्रॉपर, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। सो हाइबरनेशन के एग्जाम्पल देखते हैं हम, जो कि है विंटर स्लीप। तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है पोलर बियर, राइट। तो ड्यूरिंग द विंटर, हाई हेवी विंटर, हेवी स्नोफॉल के टाइम
वो कुछ 3-4 मंथ्स का जो टाइम होता है उतने टाइम तक वो इनएक्टिव रहते हैं और स्लीपिंग पोजीशन में मोस्टली रहते हैं, ताकि बॉडी की एनर्जी है वो यूटिलाइज ना हो जाए और उतने टाइम तक वो सर्वाइव कर पाए। अनदर एग्जाम्पल है नॉर्थ ग्राउंड स्क्विरल्स, राइट। तो ये स्क्विरल्स भी मोस्टली क्या करती है, इनएक्टिव रहती है ड्यूरिंग द विंटर टाइम, राइट। तो इस तरह से कुछ अपने घर में जाके वो इनएक्टिव रहते हैं, सो जाते हैं, वी कैन से इन लेमन लैंग्वेज, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे प्रिजर्व देयर हीट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन, इट मीन्स समर स्लीप। तो सेम जैसे कि विंटर से बचने के लिए एनिमल्स से वो इनएक्टिव रहते हैं, सेम वे समर यानी ज्यादा गर्मी से बचने के लिए भी एनिमल्स में ये एडेप्टेशन होता है कि वो इनएक्टिव रहते हैं टू एस्केप फ्रॉम द हीट ऑफ सन। तो उसके एग्जाम्पल है डेजर्ट स्क्विरल। तो डेजर्ट में जब ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही लाइक समर टाइम में बहुत ही ज़्यादा है वो रेत तपती है ज़्यादा, वी कैन से हॉट हो जाती है एकदम से, तो उतने टाइम तक वो अपने घरों में अंदर ही रहते हैं, इनएक्टिव ही रहते हैं, ताकि बाहर की गर्मी है उनके बॉडी को इफेक्ट ना करे। देन लंग फिश, तो आप इमेज में देख रहे हो, लंग फिश भी जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वो समर स्लीप है वो प्रीफर करते हैं। एंड देन स्नेल्स, तो जैसे कि लीफ पे आप एक स्नेल का एग्जाम्पल देख रहे हो इमेज में, सो स्नेल ऑल्सो एक्ट फॉर द समर स्लीप, राइट। सो दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एस्टिवेशन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्लाइमेटाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस? सो इट इज अ gradual physiological adjustment of the organism to the slowly changing new environmental condition। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, मान लो टेम्परेचर वेरीज हो रही है, यानी समर से विंटर आ रहा है तो टेम्परेचर वेरीज होंगे ऑब्वियसली सीजन के टाइप से। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने बॉडी में ये स्लोली जो भी एनवायरमेंट चेंज होता रहता है उसके लिए एडेप्ट होने के लिए कुछ अपने बॉडी में फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, सो पे अटेंशन हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल है एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन कंपाउंड्स, जिसको शॉर्ट में AFPs भी बोलते हैं, राइट। अलाउ द फिशेस इन एंटार्क्टिका रीजन टू रिमेन एक्टिव इन सी वाटर। तो एक तरह के प्रोटीन है जैसे कि आप देख रहे हो, उसका नाम है एंटी फ्रीजिंग, यानी फ्रीज होने से बचाते हैं किसको? जो एंटार्क्टिका यानी ठंडे रीजन में पानी में जो फिश रहती है, तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ठंडा पानी है तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते, तो उनके बॉडी में ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं विच विल प्रोटेक्ट देम टू फ्रीज। तो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स पाए जाते हैं, दैट इज वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट जो कि ठंडे रीजन में रहने वाले एनिमल्स में, फिश में, एक्वेटिक एनिमल्स में वगैरह में होता है। सेकंड एग्जाम्पल है many xerophytes may accumulate proline, which is amino acid, in their cells to maintain osmotic and the water potential in the leaves। तो कुछ प्लांट्स है वो अपने सेल में प्रोलीन अमाइनो एसिड है उसको अक्यूमुलेट करते हैं, क्यों? उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक एंड वाटर पोटेंशियल ये दोनों मेंटेन रहते हैं, उन दोनों के लेवल, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर पोटेंशियल। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो ये एक वन काइंड ऑफ एडेप्टेशन है। नेक्स्ट है विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, ये द हीट शॉक प्रोटीन, जिसका एक एग्जांपल है चेप्रोनिन्स। तो ये प्रोटीन का काम क्या है? इट प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस टू द प्लांट टू हाई टेम्परेचर। ये हीट शॉक प्रोटीन से वो हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं, यानी ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी, इवन प्लांट्स में भी, कि सडन जो टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं उससे हमारे बॉडी के सेल को, बॉडी को उस झर्क से बचाते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पे आप ठंडी यानी ठंडे कूल एसी के एनवायरमेंट में सपोज रह रहे हो, एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर है, सपोज 7-8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी आप सडनली समर की बाहर धूप में हाई टेम्परेचर में 12 o'clock 3 o'clock ऐसे बाहर निकल रहे हो दोपहर को धूप में, तो सडन टेम्परेचर मान लो बाहर है 48 डिग्री सेल्सियस, तो आप सीधा ही 8 डिग्री में से सडन जब बाहर स्टेप रखोगे अपना, तो विद इन 5 or 6 मिनट द टेम्परेचर वेरीज हाउ मच, राइट। सो 8 डिग्री टू 48 डिग्री सेल्सियस, तो इतना ज्यादा वेरिएशन है, वो हमारा बॉडी कैसे झेल लेता है? तो हमारे बॉडी में भी सेम वे हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस हीट के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी सडन जो भी वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर को, उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो उसका एग्जाम्पल है चेप्रोनिन्स प्रोटीन्स, राइट। और दूसरा काम क्या है इस प्रोटीन का, एक तो हाई टेम्परेचर से तो बॉडी को प्रोटेक्ट करते ही है, दूसरा काम है दिस प्रोटीन हेल्प अदर प्रोटीन्स टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड अवॉइड डीनेचरेशन एट हाई टेम्परेचर। और ये दूसरे प्रोटीन्स को भी हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन देते हैं ताकि वो डीनेचर ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाई टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड है उसके बीच में जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएंगे। इट मीन्स अल्टीमेटली प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा, यानी बिगड़ जाएगा, वीकेंड से टूट जाएगा, राइट। तो ऐसा ना हो, उससे दूसरे प्रोटीन्स को भी ये चेप्रोनिन्स है वो बचाते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज जो कि हमारे बॉडी में आता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर वेरीज को, बचाता है हमारे बॉडी को उससे। सो दैट इज कॉल्ड अक्लाइमेटाइजेशन। एंड लास्टली द थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स, ठीक है। तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कोई लेक है, तो भी से आपको पता है ये लेक इतने डीप नहीं होते जैसे कि सी, राइट। तो उसमें हम अगर उसको 3 जोन में डिवाइड करें, देन दैट जोन्स आर कॉल्ड एपिलिम्नियन, जो कि अपर मोस्ट पार्ट है, अपर लेयर है, विच गेन्स वार्मथ। तो भी सी अपर लेयर है वाटर का, तो वहां पे सीधी सनलाइट आती है, इट मीन्स अपर जो लेयर में पानी है वो गर्म होगा, है ना। मिडिल जोन इज कॉल्ड मेटालिम्नियन, जो कि मिडिल रीजन है। अब वहां पे स्टेडी रहता है या तो फिर ग्रेजुअल चेंज आता है टेम्परेचर, यानी थोड़ा बहुत चेंज होता है और धीरे धीरे चेंज आता है, राइट। इतना ज्यादा नहीं, जैसे कि अपर लेयर में जितना टेम्परेचर वेरी होता है उतना मिडिल लेयर में नहीं होता है, बट होता है। एंड द लास्ट बॉटम पार्ट जो कि जिसको बोलते हैं हाइपोलिम्नियन, वो अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है टेम्परेचर से, सो नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो वहां पे बॉटम में कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता है, बाहर चाहे मतलब ज्यादा धूप है या नहीं है, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज द 3 जोन्स ऑफ द लेग्स। तो आपको ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है, नाम याद रखने हैं और टेम्परेचर वेरीज कितने होते हैं या नहीं होते हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फॉर दिस लेग स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर विच इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में हमने आज सारा डिस्कशन किया है, टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स एज वेल एज हमने कवर किए हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर एबायोटिक फैक्टर, okay।